दोस्तों, बीते कई दिनों से ये खबरें लगातार चल रही हैं कि भारत की तरह चीन में भी एक जाति व्यवस्था है। तो क्या सच में चीन में कोई जाति व्यवस्था है या जाति व्यवस्था की तरह कोई और सिस्टम है जो उससे काफी मिलता जुलता है? और क्या वहां पर भी वैसी ही बुराइयां हैं जैसे हमारे देश में लंबे समय तक छुआछूत जैसी समस्याएं रही हैं? तो चलिए इस पूरी बात को समझते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं केवल आपके सामने। और सबसे पहली बात यहीं पर कि आखिर एक सिस्टम का नाम आ रहा है होकाउ सिस्टम। तो होकाउ सिस्टम है क्या, और इस होकाउ सिस्टम से तुलना की जा रही है, क्या यह भारत की ही सिस्टम की तरह है या कुछ अलग है? इस पूरी बात को समझेंगे आज के इसके वीडियो में। लेकिन सबसे पहले एक जरूरी जानकारी, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो तैयारी है वह घर बैठे हो, कहीं से भी हो, कभी भी हो और ऑनलाइन हो, तो दृष्टि लर्निंग ऐप पर आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स सबसे बेहतरीन कोर्स आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि इसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक प्रीलिम्स और मेंस के जीएस की कंप्लीट क्लास कराई जाती है। 3 साल तक आप क्लासेस को जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। और ना सिर्फ क्लास मिलेगी बल्कि आपको स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में आपके घर पहुंचाया जाएगा। और इसके साथ ही प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट मिलेंगे, और इसके साथ ही आपके मन में कोई भी डाउट हो तो डाउट सॉल्विंग सेशन भी होंगे। तो आप अभी भी कुछ जानना चाहते हैं इस कोर्स के बारे में, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से ओपन करके आप जान सकते हैं। या फिर आप सीधे संपर्क कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से बात करने के लिए 8750187501 पर। अब चलिए समझते हैं आखिर ये कास्ट सिस्टम का मामला क्या है। तो देखिए, विवाद आया सोशल मीडिया में जब एक भारतीय यूजर ने ट्विटर पर अभी हाल ही में जून 2026 में कहा कि चीन में होकोउ व्यवस्था है जो भारत की व्यवस्था की तरह है। तो होकोउ क्या है, ये सवाल आया। तो देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार थी उसने 1958 में एक सिस्टम शुरू किया जिसमें उन्होंने पंजीकरण कराने की बात की। जैसे हमारे देश में आधार कार्ड बनता है, आधार कार्ड सरीखा ही है, आधार कार्ड नहीं है, लेकिन वो एक प्रकार का एक खास पहचान था जो हर नागरिक को दो हिस्सों में वर्गीकृत कर रहा था, या तो ग्रामीण है या तो वो शहरी है। लेकिन ये किया क्यों जा रहा था? देखिए, जो वहां की कम्युनिस्ट सरकार थी वो ये चाहती थी कि तेजी से इंडस्ट्री बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े और दुनिया में अपने व्यापार को चीन बढ़ाए। तो अब तेजी से अगर उसे बढ़ाना है तो ऐसा ना हो जाए कि वो इंडस्ट्री लगा रही है अलग अलग जगहों पे, तो गांव से सारे लोग जो श्रमिक है, गांव के जो गांव में काम करते हैं, उत्पादन करते हैं, एग्रीकल्चर के काम में जुड़े हुए हैं, और वहां वो व्यवस्था भी होना जरूरी है, एग्रीकल्चर का भी होना जरूरी है, तो अचानक से उठ के सारे प्रोडक्शन के काम में न लग जाएं। तो ऐसा ना हो कि हम प्रोडक्शन वाला काम पे तो कर रहे हैं लेकिन एग्रीकल्चर हमारा ठप पड़ गया है। तो सिस्टम को बैलेंस करने की कोशिश ये थी कि दो हिस्सों में बांट दो, जो ग्रामीण वाले हैं वो ग्रामीण का काम करेंगे, जो शहरी वाले हैं उनको शहरी वाला काम मिलेगा। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि कुछ ही समय बाद 1958 के ठीक 1 साल बाद ही इस व्यवस्था में एक बदलाव आ गया, और बदलाव ये हुआ कि इसे जन्म के आधार पे कर दिया गया। यानी कि अब ये जो होकोउ व्यवस्था है इसमें कोई शहरी था तो उसका बच्चा भी शहरी में आएगा, उसका भी बच्चा शहरी में आएगा, और जो ग्रामीण था उसका बच्चा भी ग्रामीण में आएगा, फिर उसका बच्चा होगा वो भी ग्रामीण में आएगा। तो ये व्यवस्था फिर जन्म के आधार पर हो गई। तो इसे कहा गया ये जाति के आधार पर, जैसे भारत में व्यवस्था है जाति की व्यवस्था कि कोई किसी जाति का है तो वह उसी जाति में हमेशा रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा गया कि ऐसा नहीं है, ये ऐसा भारत में इसको उस तरह से तुलना नहीं की गई। उसमें कुछ और बातें लाई गई, जैसे कि चीन में ये व्यवस्था जो है इसको एक प्राचीन व्यवस्था से, वहां की व्यवस्था से ही जोड़ा गया, क्योंकि चीन में एक जाति व्यवस्था ये होकोउ से पहले भी एक थी। होकोउ को तो तुलना की गई कि जाति व्यवस्था है, और चीन में ही एक जाति व्यवस्था पहले से थी। वो समझते हैं क्या थी। देखिए, ये तो 1958 की बात है, और ये सवाल अभी क्यों उठ रहा है, पहले ये समझ लीजिए कि 35.7 करोड़ लोग जो हैं, जो प्रवासियों का जीवन जी रहे हैं चीन में, यानी कि चीन के ही लोग हैं। दुनिया के दूसरी सबसे आबादी वाला देश है, 100 करोड़ से ऊपर आबादी उसकी भी है, और उसमें भी 35 करोड़ से ज्यादा लोग अपने एरिया में नहीं है जहां उन्हें होना चाहिए था। यानी वो काम की वजह से, उस प्रोडक्शन या उस कंपनी कारखाने की वजह से कहीं अलग अलग शहरों में काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जब इस हिस्से में बटे हैं होकोउ में, तो हो ये रहा है कि जो शहरी वाले हैं उनको सुविधा ज्यादा मिल रही है। सरकार जो भी शिक्षा की बात हो, जैसे स्कूल में एडमिशन की बात हो, पेंशन की बात हो, बीमा की बात हो, ये सारी सुविधाएं शहरी लोग, जो वर्गीकरण है, जो शहरी हिस्से में आते हैं उनको मिल रही थी। तो अब चूंकि जनजात हो गई, तो अब जो ग्रामीण लोग जो आ भी गए, शहर में आके काम भी कर रहे हैं, शहर को आगे बढ़ाने में एक योगदान दे रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं, उसके बावजूद उनको वो सुविधाएं नहीं मिल रही, उनको वो शहरी वाली कैटेगरी में आ नहीं रहे थे।
उनको ग्रामीण वाली, तो ग्रामीण वाले के साथ दिक्कत ये कि अब उस स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा उसके बच्चे को, तो स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा तो फिर क्या फायदा उसको उस शहर में रहने का, वो ग्रामीण ही कहला रहा है, ग्रामीण वाली कैटेगरी में ही रखा गया है। यही सब सवाल उठ रहे थे और इतने सारे करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे थे। तो इस पे हालांकि अभी सुधार किया है चीन ने, लेकिन हम चीन की उस प्राचीन व्यवस्था की बात करें जिसकी चर्चा इसमें भी कही गई कि चीन में भी एक प्राचीन व्यवस्था थी। अब उसको समझते हैं। चीन में 4 व्यवसाय के आधार पर व्यवस्था थी। जैसे हमारे पे जाति व्यवस्था में 4 हिस्से दिखते हैं, अब यहां पर भी देखिए। तो एक था शी, विद्वान और अधिकारी जिसमें आते थे, ये सर्वोच्च स्थिति होती थी। इसमें विद्वान में जो पढ़े लिखे ज्ञान के मामले में लोग हैं, दूसरे शासन में जो संरक्षक के रूप में थे, दूसरा नोंग, नोंग किसान में आते थे, यानी कि प्रोडक्शन का काम करते थे, राज्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक थे, और तीसरे थे गोंग, गोंग कारीगर में आते थे, जो श्रमिक होते हैं, जो अलग अलग चीजें बनाते हैं, वस्तुएं बनाते हैं, और चौथे थे शांग, और शांग जो है वो व्यापारी में आते थे। तो ये लाभ कमाना, व्यापार करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। तो ये उनके व्यवसाय के आधार पे थे। जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 हिस्से हम देखते हैं, पढ़ते हैं, जाति व्यवस्था में थे। लेकिन बात की जाए ना, इसको जाति व्यवस्था से तुलना की जाती है, लेकिन इसकी तुलना आमतौर पर दूसरे हिस्से से देखें तो वर्ण व्यवस्था से ज्यादा होती हुई दिखाई देती थी। क्योंकि इसमें ऐसा था कि कोई भी, जैसे कोई इस शी वर्ग में है तो इस जाति से इस नोंग में जा सकता था, नोंग वाला गोंग में जा सकता था, या शोंग वाला गोंग में, कोई कहीं भी जा सकता था। वर्ण व्यवस्था में ऐसा ही था प्राचीन काल में, जहां पे अपने वर्ण को कोई बदल सकता था, यानी कि जिस प्रकार का वह काम कर रहा, अपने काम का कुशलता बदल दे तो दूसरा काम कर सकता था। लेकिन जाति व्यवस्था चूंकि जन्म के आधार पर थी और वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर थी, तो यहां पर भी लोग कर्म बदल सकते थे। वंशानुगत नहीं चल रहा था कि जो जो काम कर रहा है शी का, जो शी है उसका पुत्र भी शी उसमें रहेगा, जरूरी नहीं है। तो ये बदलाव दिखाता है, वर्ण व्यवस्था से तुलना इसकी ज्यादा करता है। लेकिन फिर भी मोटी बात तो ये है कि यहाँ पे जाति व्यवस्था तो थी ही। दूसरी बात यह है कि जाति व्यवस्था में जैसे छुआछूत वाली प्रॉब्लम मैंने आपको बताया, और धन वाली समस्या भी उसके साथ जुड़ जाती है कि जैसे कि अलग धर्म में शादी नहीं हो सकती, उसी तरह से जैसे अलग अलग जातियों में शादी नहीं हो सकती, वो जो बंदिशें थी भारत की जाति व्यवस्था में दिखाई देती थी, वो बंदिशें यहां पे नहीं दिखती हैं। यानी कि इसमें यह कहा गया कि ये भारत की जाति व्यवस्था से अलग किस किस तरह से है, वो बताने की कोशिश हुई है। तो यहां पे ये बात आती है कि अंतिम बात यह है कि लंबे समय से है, यानी कि 111 ईस्वी से है, यानी कि लगभग 2000 साल होने वाले हैं, और इतने लंबे समय से ये व्यवस्था बनी हुई थी, लेकिन आज ऐसी इसी रूप में उपलब्ध नहीं है। वहां भी बदलाव हुए हैं, उसी को हम कहते हैं। अब उसी का आधुनिक रूप क्या है, ये होकोउ उसी की आधुनिक व्यवस्था है, जिसमें 2 हिस्सों में लोगों को बांट दिया गया है। और दरअसल जो बात शुरुआत हुई थी इसी से हुई थी कि जो होकोउ व्यवस्था है वो चीन की प्राचीन जाति व्यवस्था से जुड़ी हुई है, और चीन की जो प्राचीन जाति व्यवस्था है वो भारत की जाति व्यवस्था की तरह थी। ये सारी खबर थी। तो अब यहां पे देखिए, इस व्यवस्था की हम बात करें तो उसमें शहरी जो वर्ग में रहेंगे उनको सरकारी स्कूल मिलेगा, उनको सब्सिडी वाले आवास मिलेंगे, सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, पेंशन मिलेगा, सरकारी रोजगार में सहायता मिलेगी, शहर में बसने का अधिकार मिलेगा। लेकिन जो ग्रामीण कैटेगरी में आ गया, अब सोचिए कोई ग्रामीण कैटेगरी का हिस्सा था लेकिन उसका पुत्र शहर में ही काम कर रहा है, फिर भी उसको उसी में 1959 से रखा गया है। तो जनरेशन बाय जनरेशन उनको सरकारी शहरी स्कूल नहीं मिल रहे हैं, सब्सिडी वाला आवास नहीं, सामान स्वास्थ्य नहीं, शहरी पेंशन नहीं, सरकारी रोजगार नहीं, शहर में बसना उनका कठिन। अब इस पर सुधार किया है चीन की सरकार ने, लेकिन सुधार उतना प्रभावी नहीं है। क्यों? क्योंकि सुधार क्या किया है ये समझिए। चीन ने जो इसमें क्या कह दिया है कि हम पेंशन व्यवस्था देंगे। अब पेंशन व्यवस्था देंगे तो इसमें यह तो हो गया कि सामाजिक पेंशन की व्यवस्था मिलेगी, सामाजिक पेंशन भी नहीं, सामाजिक बीमा की व्यवस्था मिलेगी। जरूरत पड़ने पर किसी श्रमिक को उसके बीमा का लाभ उसे मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ बीमा का लाभ तो नहीं चाहिए ना, दरअसल चाहिए उसे बच्चों की शिक्षा, रहने के लिए सरकारी आवास उचित रेट पे मिल जाए, स्वास्थ्य की सुविधा मिल जाए, रोजगार मिल जाए, ये सारी चीजें चाहिए। लेकिन इसमें से सिर्फ क्या मिलेगा? एक मिलेगा, वो है सामाजिक बीमा। इतना ही सुधार हुआ है। हालांकि इस सुधार से भी असर काफी फायदा तो मिलेगा, लेकिन एक बहुत बड़ा फायदा और मिलना बाकी है वहां के 37 करोड़ के आसपास की आबादी को। लेकिन मोटा मोटा ये नहीं कि उनको फायदा क्या मिलेगा, कितना मिलेगा। हम इस व्यवस्था के बारे में जान लें कि हमारे पड़ोसी देश के संदर्भ में जो पूरी दुनिया में चर्चा में है। अब पूरी दुनिया में चर्चा में होने की वजह भी है, वो भी बताऊंगा, क्योंकि अलग अलग देशों के विद्वान इस पर अपनी राय भी रख रहे हैं। फिलहाल के लिए मोटा अंतर कि 1959 से होकाऊ व्यवस्था है, जाति व्यवस्था भारत में लंबे समय से है, दोनों जन्म आधारित हैं। शिक्षा में भेदभाव होकोऊ में है, जाति व्यवस्था में भी कहा जाता रहा है कि प्राचीन काल में एक लंबे समय तक रहा है। सामाजिक गतिशीलता इसमें कठिन है, ऐतिहासिक रूप से इसमें कठिन कहा गया।
और धार्मिक आधार इसमें नहीं है, जाति व्यवस्था में देखने को मिल जाता है। अंतर्विवाह हुकूम में ऐसा नहीं है, भारत की जाति व्यवस्था में रहा है। शुद्धता अशुद्धता का एक मुद्दा हुकूम में नहीं है, भारत की जाति व्यवस्था में कहा गया कि रहा है। और सरकारी मान्यता की बात करें तो स्टेट इन्फोर्स्ड है, यानी कि ये देश की सरकार ने ही हुकूम व्यवस्था को लागू किया है। भारत में ऐसा कानूनी रूप से ऐसा कुछ नहीं, बल्कि भारत में तो कानूनी रूप से छुआछूत, असमानता, इन सबको रोकने की बात कही गई। देश में समानता के अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, उसकी बात की गई है। तो ये हम देखें तो सरकार की तरफ से कुछ ऐसा नहीं रहा है कभी भी। अब बात आती है कि विद्वानों का, दुनिया भर के लोगों का मत क्या रहा है। तो एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ग्रामीण और शहरी निवासियों के बीच की दूरी एक कास्ट लाइक बैरियर है, जैसे जाति व्यवस्था में बैरियर होता है, ये उसी बैरियर की तरफ काम कर रही है। तो पॉटर एंड पॉटर जो अमेरिका के मानव विज्ञानी हैं उन्होंने ऐसा कहा। फिर उसके बाद दूसरी तरफ प्रेसिडेंशियल चेयर प्रोफेसर है, एक डीन है यूके में, चाइनीज यूनिवर्सिटी में, अपने शोध पत्र का शीर्षक ही उन्होंने रख दिया कि द चाइनीज अर्बन कास्ट सिस्टम इन ट्रांजिशन हुको। तो यानी कि जो पहले के कास्ट सिस्टम था उसका ट्रांजिशन हुको है। अब उसके बाद कम्युनिस्ट राज्य ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें किसी की स्थिति जन्म से तय होती थी, या डी फैक्टो कास्ट सिस्टम है। डी फैक्टो कास्ट सिस्टम का मतलब क्या है, कहीं लिखा नहीं कि ये कास्ट सिस्टम है, लेकिन कास्ट सिस्टम की तरह ही वर्क कर रहा है, तो इसको कहा जाता है डी फैक्टो कास्ट सिस्टम। और उसके बाद चीन ने खुद को दो अलग देशों में विभाजित कर लिया है, एक जो आर्थिक विकास से लाभान्वित है और दूसरा हाशिए पर है। और ये भी अपने आप में यूएस में एक डिप्लोमेटिक कुरियर है, उसकी तरफ से स्टेटमेंट आया। तो हम देखिए कि दुनिया अलग अलग हिस्सों से इस पे मुद्दे पे बात रख रही है बीते कुछ दिनों से, तो आपको भी इस बारे में पता होना चाहिए। अब आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, लेकिन इसमें जो सुधारों की बात करें वो याद रखिएगा कि सामाजिक बीमा का लाभ मिलेगा, सोशल इंश्योरेंस का मिलेगा, चाहे कोई कहीं का भी पंजीकरण हो, चाहे शहरी हो या ग्रामीण हो। लेकिन मुद्दे जो बने रहेंगे शिक्षा को लेकर के, आवास को लेकर के, और स्वास्थ्य को लेकर के, और वृद्धों की देखभाल को लेकर, अभी इसमें और विस्तार की जरूरत है। जितना लाभ मिला है उसमें और लाभ की जरूरत पड़ सकती है। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो जाति जैसे लक्षण तो हैं, लेकिन क्या अंतर है इसको भी आप समझ चुके हैं। और धर्म, अंतर्विवाह, शुद्धता की अवधारणा इसमें नहीं है। और शी नोंग गोंग शोंग ये वर्ण व्यवस्था ज्यादा लगती है, जाति व्यवस्था से उतना करीब नहीं दिखती। और दूसरी बात है कि दो चीन बनाने की जो हम बात कहते हैं, यानी कि दो हिस्सों में बढ़ गया, शहरी और ग्रामीण, जिसके पीछे का रीजन क्या दिया गया कि प्रवासन एक साथ ही पूरा शहरों की तरफ ना हो जाए, गांव खाली ना हो जाए देश के। ये सरकार ने अपने आप में बैरियर बनाने का खुद से काम किया। तो सुधार जो है वो सही डायरेक्शन में है, लेकिन और की आवश्यकता है। ये फिलहाल इस पूरे मुद्दे की जानकारी जो आपको होनी चाहिए। अब सवालों की मैंने बात की थी, एक ही सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा, सवाल इसमें ऐड नहीं है लेकिन सवाल मेरा आपसे है कि भारत और चीन की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगी हुई है। तो इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।